हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। सो हम चैप्टर 4 कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वहाँ पर हमने डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ लिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ लिया था एंड कुछ लॉज के बारे में भी पढ़ा था। कौन कौन से लॉज थे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, और यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अलग है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अलग है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि जैसे ही कैरेक्टर्स आगे सेग्रीगेट होंगे, F1 जनरेशन के अंदर हमें पेरेंट कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते, बट F2 जनरेशन में जो ये कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हुए थे ये वैसे के वैसे F2 जनरेशन में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद है डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर 3 साइंटिस्ट थे, डी वेरिस, वॉन टेसलमार्क एंड कोरन्स। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सेल डिवीज़न के टाइम, सेल डिवीज़न कौन सी? मियोसिस वाली। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीज़न, जहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है वहाँ पर क्या होती है? मियोसिस की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इन्होंने ये कहा सेल डिवीज़न के टाइम जब मियोसिस हो रही थी वहाँ पर कुछ डार्क चेन बॉडी प्रेजेंट थी न्यूक्लियस में, उनको उन्होंने कहा क्रोमोसोम्स। ओके, और इन्होंने ये कहा कि ये क्रोमोसोम्स हैं, यही एक ज़रिया है जीन का ट्रांसफ़र होने में। ठीक है, और इन्होंने कहा ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है एंड यहाँ पर इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट हैं? ट्रेट्स। इन क्रोमोसोम के ऊपर ट्रेट्स लाई करती हैं। ट्रेट्स क्या हैं? कैरेक्टर्स। जो मेंडल ने कैरेक्टर्स को डिफाइन किया था एज अ ट्रेट्स और फैक्टर्स। ओके, तो उन्होंने ये कहा कि क्रोमोसोम्स के ऊपर ट्रेट्स हैं, लाई करती हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जैसे एक जीन की 2 एलील्स होती हैं, ये एलील्स हैं कहाँ मिलेंगी? होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इन्होंने ये कहा कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स के एलील्स हैं वो 2 डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर एलील्स मिलेंगी जीन की, एक सिंगल जीन की। उसके बाद फिर 2 साइंटिस्ट आए, सूटोन एंड बोवरी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो ये कैरेक्टर्स थे ना क्रोमोसोम्स के अंदर, जो एक कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे उनका सेग्रीगेशन होता है फर्स्टली, और उसके बाद वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट किए जाते हैं। कैसे? जैसे मेल है XY क्रोमोसोम होता है ह्यूमन के अंदर और फीमेल के अंदर XX होता है। तो यहाँ पर जब इनके गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो गैमेट्स कुछ इस तरह बनते हैं और वहाँ पर ये गैमेट्स हैं ऐसे क्रॉसिंग होके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर हमें क्या पता चला कि 50% क्या है? मेल है एंड 50% क्या है? फीमेल है। तो इन्होंने सिंपल ये कहा कि जब भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, वो आगे ट्रांसफ़र होंगे इन क्रोमोसोम्स की वजह से ही। तो ये क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है वो कंटेन करता है फैक्टर्स को और इनकी वजह से इनहेरिटेंस होती है। इस बेसिस पे उन्होंने मेंडल के लॉज को इंक्लूड किया और अपनी थ्योरी दी और उन्होंने मिलाकर एक थ्योरी दी, दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या कहती है कि क्रोमोसोम्स की वजह से इनहेरिटेंस होती है और यहाँ पर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स लेके जाता है वो क्या है? क्रोमोसोम्स। फिर आता है लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन क्या होता है? जो लिंकेज कंसेप्ट था वो दिया था TH मॉर्गन ने। लिंकेज का मतलब क्या है? TH मॉर्गन ने हमें लिंकेज के बारे में बताया। उसने कहा कि 2 एलील्स हैं, 2 कैरेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे से लिंक करते हैं, जैसे R एंड R, ये दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं और जब भी आगे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो ये गैमेट्स के अंदर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते। ये एक गैमेट है, जैसे अगर हम इसकी गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं, मान लो कुछ ऐसे है, अगर इनकी गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं तो गैमेट्स की फॉर्मेशन कुछ ऐसे हो जाती है। इसके अलावा वो कोई गैमेट नहीं बनता। ये क्या बता रहा है? जो स्मॉल r है वो स्मॉल y के साथ ही जाएगा और कैपिटल R है कैपिटल Y के साथ ही जाएगा। ये यही बताता है कि यहाँ पर जो ये जीन्स थे ना, ये आपस में लिंक थे और जब गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई तो इनके अंदर लिंकेज शो हुआ। इस लिंकेज की वजह से इनके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुई। ओके, तो ये है लिंकेज। तो लिंकेज है 2 टाइप की हो सकती है,
हाई लिंकेज या लो लिंकेज। किस बेसिस पे कहा? आपको रिकम्बिनेशन के बारे में पता है क्या होता है? हमने ये कब पढ़ा था? मियोसिस के अंदर पढ़ते हैं हम। मियोसिस में प्रोफेज 1 में आपने देखा था कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं, उनके टेट्राड की फॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे पे लाई करते हैं और क्या बनाते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं उनका एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होना, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिकम्बिनेशन। तो यहाँ पर अगर किसी जीन के अंदर रिकम्बिनेशन ज़्यादा है, अगर उनके अंदर लिंकेज ज़्यादा है, तो वहाँ पर लो रिकम्बिनेशन होगा। जैसे यहाँ पर जीन है ए और बी, ए और बी के अंदर लिंकेज है वो हाई है, तो ए बी यहीं रहेंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाई लिंकेज, कि इनके अंदर लिंकेज ज़्यादा है तो लो रिकम्बिनेशन होगा, ये आपस में सेग्रीगेट नहीं होंगे। बट अगर यहाँ पर लो लिंकेज है तो ए है वो बी को ट्रांसफ़र कर देगा इस सीक्वेंस को, और इसको हम कहते हैं लो रिकम्बिनेशन। तो यहाँ पर अगर लो लिंकेज होगी तो हाई रिकम्बिनेशन होगा, और हाई लिंकेज होगी तो लो रिकम्बिनेशन होगा। रिकम्बिनेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। मीन्स जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, हमें किसी चीज़ से बॉन्डिंग है तो उसको हम कम देंगे, तो हमारी हाई बॉन्डिंग है तो हम ज़्यादा कम उसको क्या करेंगे? सेग्रीगेट करेंगे। और अगर हमारी किसी चीज़ के साथ बॉन्डिंग कम है तो उसको हम सेग्रीगेट ईजिली कर लेंगे। तो ऐसा ही इसके साथ है, अगर इसकी रिकम्बिनेशन पावर है, लिंकेज है जो वो हाई है, तो रिकम्बिनेशन इसके अंदर लो होगा, और अगर इसके अंदर लिंकेज है वो लो है तो रिकम्बिनेशन हाई होगा। ये ईजिली डीएनए सीक्वेंसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर हम लेके चलते हैं ह्यूमन का स्किन कलर। ह्यूमन के स्किन कलर में, अब ह्यूमन का स्किन कलर है डिफरेंट टाइप का होता है। मान लो यहाँ पर ए बी बी सी कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन के स्किन कलर को, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डार्क स्किन कलर को। एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट कलर को। ओके, अब इसके बीच के अगर कोई भी कैरेक्टर आया, मान लो कुछ ऐसा आ गया, तो ये देगा एक न्यू कलर, स्किन का कलर, और अगर ऐसा आ गया तो ये भी देगा एक न्यू स्किन कलर। तो यहाँ पर हैं तो डिफरेंट टाइप के जीन्स, पर ये डिफरेंट टाइप के जीन्स दे रहे हैं डिफरेंट फिनोटिपिक ट्रेट्स। तो इसी को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, की डिफरेंट टाइप के जीन्स कंट्रोल करते हैं डिफरेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को। हालांकि वो एक ही जीन है, किसका? स्किन कलर का जीन है, पर वहाँ पर डिफरेंट जीन्स है वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं और डिफरेंट फिनोटाइप्स दे रहे हैं। दैट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद आता है प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी का मतलब क्या है? एक सिंगल जीन के अंदर चेंज आने की वजह से कितनी फिनोटिपिक ट्रेट्स आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपी। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, फिनाइल एलानिन डिहाइड्रोजिनेज होता है एक एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज। जो ये एंजाइम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये ब्रेक डाउन करवाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया को। ठीक है, जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है उसके अंदर फिनाइल एलानिन का डिहाइड्रोजिनेशन करवाता है। तो अगर इसका डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता तो इसकी स्टोरेज शुरू हो जाती है ह्यूमन बॉडी में, और उसकी स्टोरेज की वजह से क्या होता है? जो ह्यूमन की ग्रोथ है वो कम होती है, वहाँ पर पिगमेंटेशन है वो भी लो हो जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंट इसके रिजल्ट्स आए, बट कंट्रोल कौन कर रहा है? एक सिंगल जीन जो फिनाइल एलानिन डिहाइड्रोजिनेज है, ये अगर प्रेजेंट नहीं है तो डिफरेंट टाइप की डिफॉर्मेलिटीज़ आई, लाइक ग्रोथ है वो रुक गई, उसके अंदर पिगमेंटेशन फॉर्म नहीं हुई। ठीक है, तो ये क्या है? प्लियोट्रोपी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, हनी बी, इंसेक्ट्स। ओके, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो के अंदर कुछ भी समझना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। ओके, थैंक यू।